नमस्कार। जोहर। मैं डॉक्टर मृत्युंजय कोयरी आपके समक्ष लेकर आया हूं मिथिलेश्वर की चर्चित कहानी बाबूजी। एक 77 हिंदी कहानीकार जो शुरुआत होती हैं, समकालीन कहानीकार हैं, आज भी यह कहानी लिख रहे हैं। इन्होंने उपन्यास भी लिखा है। ये ग्रामीण परिवेश में अधिकांश रचनाएं लिखने का काम इन्होंने किया है। हम लोग देखते हैं कि जो बाबूजी एक पिता पर जो आधारित कहानी है, ये बाबूजी। अब इसी पिता पर आधारित कहानी आप देख सकते हैं उदय प्रकाश की जो कहानी है त्रिज, मौसाजी, या फिर आप देख सकते हैं कि जो ज्ञानरंजन की कहानी है पिता। ठीक उसी तरह से मिथिलेश्वर की जो कहानी है बाबूजी, तो पिता पर ही आधारित है। और इसमें देखिएगा, मैं शैली का भी इसमें प्रयोग किया कि मैं मतलब आत्मकथात्मक शैली का भी प्रयोग है। और इसमें पूर्व दीप्ति शैली में यह कहानी लिखी गई है, बाद में हम बात करेंगे। तो इस कहानी के जो नायक हैं वह ललन सिंह है। इस कहानी के नायक ललन सिंह है, जिसे बाबूजी कहा जाता है। और इस कहानी में पात्र हैं बाबूजी की जो पत्नी, ललन सिंह की जो पत्नी है, और उनके जो ससुर जी जो हैं, जिसको कहे वह सुबक सिंह है, वह उनके ससुर है। और इनके जो पुत्र हैं वह 3 पुत्रों का जिक्र है इस कहानी में, और एक पुत्री का जिक्र है। और उसमें बासंती दीदी करके जो है वो उनकी पुत्री का नाम है। इस कहानी में सबसे छोटा बेटा है। उस छोटे पुत्रों की जो है घटना को लेकर इस कहानी में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से उनकी घटना यहाँ पर है। तो एक अलग दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे इस कहानी को कि एक वृद्ध विमर्श की कहानी है। और इस वृद्ध विमर्श पर आधारित इस कहानी को हम लोग देखेंगे किस तरह से यह वृद्धों की जो समस्या और एक कलाकार की जो समस्या उसको लेकर यहाँ बातें करेंगे। और इसमें वो एक पात्र जैसे कि बाबू राम भजन सिंह का जिक्र इस कहानी में आता है। तो यह जो इतने ही पात्र हैं मुख्य रूप से इस कहानी में। और इसमें देखिए नौटंकी वाली जो औरत है उसका जिक्र आता है, जो नतरकी जो नाचने वाली, उनका जिक्र इसमें आता है। तो खैर वो बातें अलग है, लेकिन पहले हम देखते हैं कि कहानी की जो समीक्षा के दृष्टिकोण से कहानी की कथा वस्तु क्या है, कहानी की कथा, कहानी का प्लॉट जो है कैसे तैयार होता है, कहानी किस तरह से चलती है। यह कहानी जो मैंने कहा कि पूर्व दीप्ति शैली में, फ्लैशबैक शैली में यह कहानी लिखी गई है। प्रारंभ वहीं से होती है, क्योंकि और इसमें मय शैली में जो लेखक हैं वो कह सकते हैं कि उनके छोटे पुत्र के रूप में है या मय के रूप में उपस्थित होते हैं, जो कहानी की कथा बोलते चले जाते इस कहानी में। ये कहते हैं कि मेरे गांव में ऐसी प्रचलन है कि जो भी व्यक्ति है उस व्यक्ति को जब तक वो जिंदा रहता है, जीवित रहता है, तब तक उनकी प्रशंसा नहीं की जाती है, तब तक उनकी बड़ाई नहीं की जाती है। लेकिन पिताजी जो बाबूजी हैं, वो बाबूजी के मृत्यु के बाद उसकी बड़ाई की जाती है। कहानी वहीं से प्रारंभ होती है। मेरे गांव की परंपरा रही है, जिसको कहते हैं दलानों पर जो बैठकर जो है सब अपनी बातें करते हैं, बाबूजी की जो प्रशंसा किया करते हैं। लेकिन ये कहते हैं आज उनकी मृत्यु के 4था दिन है, और 4थे दिन देखिए कि उसकी चर्चाएं हो रही है। लेकिन लोग यही कहते हैं कि कुल मिलाकर वो बहुत अच्छा आदमी था। उसके हमउम्र के जो व्यक्ति हैं वह कहते हैं कि वो शराबी या वेश्यागामी, चाहे वो जो भी थे, लेकिन वो गलत आदमी नहीं था। उनकी संगत उस तरह से थी, जो थिएटर बनाने जा रहे थे, नाटक मंडली थी, नौटंकी की मंडली थी। अब उसमें औरत भी है, तो उनके साथ को थोड़ा सा लोग सोचते थे, लेकिन वो गलत आदमी नहीं था, इस तरह से लोग जिक्र करते हैं। और बाबूजी की जिंदगी में जो उनकी बातें हैं वो यहाँ पर की जाती है। और अफसोस कहते मुझे आज रहा, क्योंकि उस समय छोटा था, तब अपने बड़े भाइयों का या मझले भाई जो है उनका वो विरोध नहीं कर पाता था।
तो इसलिए उस समय चुप था। और आप कहें कि आज पूरी जिंदगी वो कहते पाठकों के सामने ये प्रस्तुत कर देना चाहता हूं उनकी जीवन की, और ये पश्चाताप करते हैं, अफसोस करते हैं, तो उसी का जिक्र आप देखेंगे। आप देखेंगे बाबूजी का जो जन्म जो हुआ, किस तरह से बताते गरीब घर में हुआ था। उनके पिताजी बचपन में ही जो है पिताजी का निधन होना, माता जो है विधवा होने के बाद कुटाई पिसाई खिलाकर उसको बड़ा करना, और पिताजी जब 13 साल के उम्र के थे तभी वो बकरियों का रोजगार वो प्रारंभ किए। फिर धीरे धीरे गाय बैल रखने लगे, और उस तरह से जो है वह अंत तक जमीन भी 1 बीघा जमीन भी वह खरीदने का काम करते हैं। उनकी जिंदगी की गाड़ी कह सकते हैं बढ़ रही थी, लेकिन वजह ही थी कि उनको कोई लड़की देना नहीं चाहते थे। जो वो शादी करने की उम्र में आ गए इसलिए देना नहीं चाहते थे। इसको कहते फटीचर की बात करें, इसको कहते बहुत अत्यंत गरीब था। लेकिन एक व्यक्ति जिसका मैंने नाम यहाँ लिया था, जैसे कि सुभग सिंह की जो बात मैंने कर रहा था, उनकी जो बेटी है वह उनकी बेटी को शादी देने के लिए तैयार होता है। वो बहुत अच्छे गृहस्थी के थे, धनी गृहस्थी के थे, धनी व्यक्ति था, लेकिन वजह यह थी उनकी बेटी में लांछन लगी हुई थी, इसीलिए कोई विवाह नहीं करना चाहता था। इसलिए इन्हें देने के लिए वो भी तैयार हो गई, जानते हुए भी बाबूजी चुपचाप रहते हैं और उनसे वो ब्याह कर लेते हैं, उसकी कोई आलोचना नहीं करती हैं। तो कहते कि मुझे बाबूजी की यह घटना भी आज भी काफी प्रभावित करती है। जिस तरह से कहते हैं लोग समाज में किस तरह से लड़कियों पर जो आक्षेप लगाए जाते हैं, लड़कियों पर लांछन लगाए जाते हैं, किस तरह से हमारे समाज में पुनर्विवाह की जो समस्या, बाल विवाह की समस्या, विधवा विवाह की जो समस्या किस तरह से हमारे समाज में व्याप्त है, लेकिन उसका ये विरोध नहीं करते, जानते हुए भी सह स्वीकार करते हैं। ये एक अच्छी बात आप कह सकते हैं इस कहानी में। लेकिन उनमें यही था कि बाबूजी में शादी के बाद एक नया मोड़ आता है कि वह कहते हैं कि एक तरह से अजीब तरह से बीतने लगता है, तबला या हारमोनियम बजाना सीखते हैं। उसका वो नाचने गाने का शौकीन पहले से थे, संगीत प्रेमी थे। और यहाँ देखिए कि ये चीजें जो है कि माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, वो माँ उसमें नाराज होती थी, और मोहल्ला भी कहीं ना कहीं उनको भी अच्छा नहीं लगता था। देख सकते हैं किस तरह से हमारे लोक कलाकार हैं, जो हमारी लोक संस्कृति है, उनको बचाए रखना चाहते हैं, लेकिन लोगों की ये पसंद है, उनकी पत्नी को भी ये चीजें पसंद नहीं है। आप किस तरह से घुंघरुओं की झमझम की आवाजें घर में पड़ने लगी, कुछ लोग जो है दलान पर आने लगे, और इतना ही नहीं इस चीजों से माँ जो है कहते हैं कि गुस्से से आक्रोश से वह हम तीनों भाइयों को, जो वासंती दीदी जो है उनको लेकर जो है मामा के घर चले जाते हैं। इस कहानी में यह जिक्र देखते हैं। लेकिन हम भाई बहन 1-2 साल के ही अंतर थे। मामा के घर में लालन पालन भी हुआ, इस तरह की बातें यहाँ होती है। दालान तक सीमित संगीत के माहौल को पूरे घर पर बिखेर दिया जाता है। घर में जो नाटक मंडलियों का जिसको कहते हैं रास रंग मौज मस्ती की बात आप देख सकते हैं। ये कहते हैं कि एक मुझे अच्छी बात याद है कि कहते हैं कि मई का महीना था, दिन शायद शुक्रवार था, समय लगभग 12:30 बजे का था। उस समय हम सब जो है काफी बड़े हो चुके थे, सयाने हो चुके थे, और बड़े भैया मझले भैया पढ़ लिख कर कहती हैं कि नौकरी भी पकड़ चुके थे, बड़े भैया भी शादी कर चुके थे, और मझले भी पास के कस्बे के पोस्ट ऑफिस में क्लर्क बन चुके थे, और जो वासंती दीदी जो है वो भी काफी सियानी बन चुकी थी, उनको भी शादी देने की जो उम्र आ गई थी। इस कहानी में एक नया मोड़ यही लेता है। और अब देखिए उनकी शादी की जो बात आती है वहीं पर एक चीजें आती है, वो भी मैट्रिक पास कर चुका था। यहाँ पे मैं भी कहता, जो लेखक जो अपनी बात कर रहे हैं वो भी मैट्रिक पास कर चुके थे, लेकिन कब उस समय कहीं कि वो छोटे थे। वहां देखिए कि जब बड़े भैया आते हैं और आंगन से आते हैं, वहां आंगन में आते हैं, किस तरह से लोग को देखते हैं कि हारमोनियम और तबला मंजीरा और जो है साथ में
घुंघरूओं की जो आवाज आना झमझम की, ये भयभीत कर देती है हम लोगों को, ये कहते हैं। लेकिन एक 19-20 साल की लड़की को जब बन ठन कर नाच गा रही थी, जो देखते हैं तो सब ये एक चुपचाप वहां खड़े रहते हैं। लेकिन इसके आगे ये बर्ताव होती है। इसी में जो है बड़े भैया गंभीर स्वर में बोले कि आप लोग यहां से जाइए, इस घर को हम लोगों ने, आप लोगों ने, कहते हैं कि शब्द जो कहिए कि वेश्यावृत्ति जिसकी बात करते हैं, अन्य खाना और शराब खाना बना दिया, ऐसा उन्होंने कहा। और कहते हैं कि बाबूजी इस पर उत्तर देते हैं बहुत तगड़े से, कहे कि किस घर की बात करते हैं, किसको, किस घर को। लेकिन वहां फिर वो भैया कहते हैं कि नहीं, इस या मेरा घर, इस तरह के वार्तालाप होता है। तो इसी में कहते हैं कि नहीं तुम कौन हो। तब ही उनकी अपनी माँ को लेकर आप आगे आती है, कौन है, मैं नहीं पहचानता। ये कहते हैं कि हम लोग आपके पुत्र हैं। लेकिन बाबूजी पहचानने से साफ इनकार कर देते हैं, वह ठुकरा देते हैं। कहते हैं कि तुम इससे शादी किए हो, लेकिन नहीं, शादी कैसी, इस तरह की वार्तालाप यहाँ होती है। और अब देखिए कि ये कहते हैं कि मुझे आपत्ति इसलिए है कि अपनी पत्नी, अपने बाल बच्चों की जिम्मेदारी तुम क्यों छोड़ी, इस तरह की बातें हम करते हैं। और तुम जो है किस तरह से वेश्या के साथ चले जाना। लेकिन बाबूजी यहाँ अबाक की इस तरह की बातें कहते हैं कि, और गुस्से से लाल हो जाते हैं। ये कहते हैं कि मेरा तो एक के नहीं अनेकों के साथ रहना उठना बैठा रहा, किसी का और बच्चा जन्म ले लिया है तो क्या मैं उसका भी पिता हूं, ऐसा नहीं, संभव नहीं है। इस तरह की बात करते हैं। हाँ, इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिएगा कि जो एक लोक कलाकार हैं, उनको किस तरह से ठुकरा कर उनकी माँ जो है चली जाती है, अपने मायके चली जाती है। हमारी जो लोक संस्कृति है, लोक कला को कहीं न कहीं वो ठुकराने का काम करती है। एक वजह भी है कि माँ को देख सकते हैं कि जो बाबूजी जो है अपनी पत्नी, अपने पुत्रों को स्वीकार करने से इनकारते हैं। तो बाबूजी यहाँ पे देखिए गुस्से से लाल चिल्लाकर बोलते, लौंडे कसकर एक झापड़ दूंगा, बस तेरी सारी हेकड़ी दूर हो जाएगी। इस तरह की बात करते हैं। फिर घर से अंदर जाके गंडासे को लेकर आंगन में आ जाते हैं। फिर वो भांजरे रखते हैं, डर से सभी भाग जाते हैं। पिता का विशालकाय शरीर देखकर सब डर जाते हैं। लेकिन फिर जो है लोग आपस में, गांव के लोग आसपास के भी दलान पर जो है एकत्र हो जाते हैं। कुछ लोगों ने चुपके से पुलिस को खबर दे देती है। पुलिस और दरोगा भी सामने आ जाते हैं। और उन लोगों ने, दरोगा पुलिस ने बाबूजी की एक बात नहीं सुनी और उसे शराबी कहकर वहां उसे बाहर घर से निकाल दिया गया। उससे बाबूजी जैसी जिंदगी से उन्हें भी नफरत थी, क्योंकि दरोगा की जिंदगी भी हमारे परिवार और गांव वालों की तरह की ही जिंदगी थी। बाबूजी जैसी जिंदगी से उन्हें भी नफरत थी, इसकी बात कर सकते। बाबूजी घर छोड़कर दलान चला गया क्योंकि वो विवश था, उनकी बातों में कोई सुनता नहीं था, वो लाचार था। अब बाबूजी की कहीं कोई गलती नजर नहीं आई भी थी मुझे, क्योंकि कहते हैं क्योंकि उसमें उनकी क्या गलती थी। इस तरह से जो मैं के रूप में जो उनका छोटा पुत्र कहते हैं, वह इसमें कहते हैं। आप देखिए कि किस तरह से बड़े भैया और मझले भैया जो है बाबूजी को दलान से भी हटाने के लिए दिन रात साजिश करते रहे। माँ और वासंती दीदी भी टोला पड़ोस के लोगों को बहकाने लगे, कर सकते। सब मिलजुल कर ये उसे कहीं न कहीं वहां से भी दूर कर देने का काम करते हैं, उनकी कोठरी में हो जाए, इस तरह से कहते। लेकिन घर वालों से लुक छुप कर मैं बाबूजी से मिलने की भी बात सोचता हूँ, लेकिन कहाँ, उसकी कोठरी तक जाता हूँ। मुझे भी ये कहते हैं कि लोक संस्कृति, लोक कलाओं से अति रुचि था, मैं जाकर बैठता भी चाहता और रहा भी। लेकिन वह काफी पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो कह सकते इसकी बात करते नौटंकी पार्टी कायम करने में जुट गए थे, लेकिन पैसे की आवश्यकता थी। इसलिए वो अपनी जो नाम पर खरीदी हुई जमीन को बिक देते हैं, चारों भैंसों को बाबूजी बिक देते हैं और बेचकर वो पहले कानपुर चले जाते और वहां से अच्छी अच्छी साथ नाचने वालों में जो भाड़े में लाने का काम करते, फिर बनारस जाकर नौटंकी पार्टी का सभी सामान खरीद लाते हैं। और साल काट आते आते उनकी नौटंकी पार्टी तैयार हो जाती है। चंद रोज में ही उनकी नौटंकी पार्टी की धूम पूरे इलाके में
मचा दी जाती है, वो मचाते हैं जिसको कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सब जो है, खैर मुझे इसमें कोई परवाह नहीं, इसकी बात करते हैं। खास बाबूजी को मारा नहीं गया होता तो उनकी नौटंकी पार्टी जरूर एक अच्छे जगह पर एक थिएटर कंपनी में तब्दील हो गई होती, एक थिएटर कंपनी बन गई होती। लेकिन उनके साथ किस तरह से गलत व्यवहार, संवेदनहीनता से पेश आते हैं। और नौटंकी के मालिक बाबू ललन सिंह होते, वो मेरे बाबूजी होते, ऐसा जो है लेखक कहते हैं। और ये सोचते भी इस तरह की बातें हैं। लेकिन उनकी जो है आकस्मिक मृत्यु की बात कहें, ये बात यहाँ की जाती है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी मोड़ लेती है कहानी में, जो प्रमुख मोड़ लेती है। वासंती दीदी की शादी जो शुरुआत होती है, और भैया ने वासंती दीदी के लिए लड़का ढूंढ लेता है, और भैया के मित्र के रिश्तेदार ही इलाके के सबसे जो धनी गृहस्थ है रामभजन सिंह की यहाँ पड़ती थी। और वहां स्वयं से रामभजन सिंह का लड़का भी उस रात भैया के मित्र के वहां आया हुआ था। और यहां देखिए कि पहले दिन से वो शादी तय हुई, तो उसे टूटकर इससे उनकी शादी तय होती है। और जो है भैया ने दीदी के जिस लड़के को देखा तो उसे छोड़ दिया गया। कहते हैं दीदी की जो शादी रामभजन सिंह के लड़के से वो पक्की कर दी जाती है। और यहां पर देखिए कि शादी की तिथियां तय हो जाती हैं, बराती आने की तिथियां होती है। और उसमें ये चीजें होती है कि जो रामभजन सिंह जो है, वो लड़के की जो बारात है बाबू ललन सिंह की नौटंकी को बुला रहे थे। अर्थात बाबूजी की जो नौटंकी थी, जो एक थिएटर में तब्दील होने वाली थी, उनको वो लाने का काम करते हैं। तो ये गांव में ये बहुत सबको प्रतीक्षा भी थी कि उनकी क्या पार्टी बन गई, किस तरह से वो करते हैं, सभी को ये उम्मीद थी। और ये भी लोग कहते हैं कि बेटी की शादी में बाप की नौटंकी आ रही है, और इसमें पूरा परिवार अंदर ही अंदर घुटते जा रहा था, सभी चिंतित थे काफी। लेकिन ये मैं प्रसन्न था, कहता है मैं देख सकूं कि पिताजी की जो नौटंकी वो कैसे वो करते हैं। बाबूजी अपने ढंग को का लेक्चर झाड़ना ना शुरू कर दे, अपनी बातें प्रारंभ न कर दे, इसलिए बड़े भैया ने जो है चार पांच बदमाशों को काफी रुपये पैसे देकर पहले ही तैयार कर लिए थे। कुछ भी बाबूजी बोले तो उस पर वह आक्रमण करेंगे, इसलिए। और यहां जैसे बारात आती है, रामभजन सिंह भी अपने जमाने के सबसे बड़े रंगराज के थे, वो कह सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कि किस तरह से लोग क्या है अपने जेब से 101 का नोट निकाल कर नाचे वाले को दिखाने लगते थे। ऐसे रामभजन सिंह ने भी आगे किया। और उसमें रामभजन सिंह अपने 2-3 साथियों के साथ उस गीत को सुनने, और भद्दे भद्दे मजाक की बात जो नाच रही थी वो उनके स्टेज पर चली जाती है। वो मजाक गंदे गंदे मजाक करते हैं, और उसे पैसा नहीं देती है, तो मुंह लटकाकर स्टेज से नीचे उतर जाती है। लेकिन यह देखकर बाबूजी उसके सामने आते हैं और कड़ी आवाज में बोलते हैं, ए बाबू साहब, पास बुलाकर मुजरे वाली को आपने बेइज्जत क्यों किया। इसी पर जिसको कहे कि तत्काल रामभजन सिंह भी तमतमा उठता है, उसको भी क्रोध आता है, गुस्सा आता है। बेइज्जत कैसी बेइज्जती, रंडे की क्या इज्जत ही कहां होती है कि बेइज्जत का सवाल उठे, कहते हैं। तो यहां आपको नहीं मालूम, बाबूजी गरजते हैं, कहते हैं आप अपने घर की जिन औरतों को इज्जतदार समझते हैं उनसे ये इसकी बात करते हैं। नंडिया हमारे मायने में सही और अच्छी है जिसको कहते हैं। ये लोग किसी के दूसरे पर नहीं पलती हैं, अपने खून पसीने से जीती हैं, और आंखों में जमींदारों का खून उतर आता है। इसे अंगारों जैसी बातें उसमें आती है। दोनों में कहें कि एक बहस उतर आती है। और इसी बीच आप कहिए कि लेखक कहते हैं, मई में जो है छोटा पुत्र लिखते हैं, वो कहते हैं इसी भैया के जो गुंडों को जिन्होंने पैसा दे के रखा था, बदमाशों को 4-5, वो भी आ जाते हैं। और ये शोर मचती है, शराबी है, मारो साले को, मारो साले को। और मैं अपनी नंगी आंखों से देखता रहा भैया की 4-5 आदमी, रामभजन सिंह के 4-5 आदमी लाठी लेकर एक साथ बाबूजी पर टूट पड़ते हैं। और बाबूजी उनमें से एक लाठी छीन कर उन्हीं में से फिर वो
चलाना शुरू करने कितना देर तक, बार पे बार उनका माथा फट गया, पूरा शरीर लाठियों की मार से धुन गया। वह जमीन पर पड़ जाता है, टांग टूटकर कस्बे के अस्पताल ले जाते हैं, टांग टूट जाती है, टांग टूट कर ले जाने का काम करते हैं। रामजन सिंह की शान भी रह जाती है। फिर शादी भी खूब होती है, सुबह वासंती दीदी की विदाई भी होती है। टांग किस तरह से फिर अस्पताल से टांग कर वो लाते हैं और सेवा ससुरा के लिए दलान में ले आए। लेकिन यहाँ देखिए कि बाबूजी की बड़ी आंखों में मुझे साक्षात्कार हो चुकने के बाद भी भैया ने सीधे मन से दलान की कुंजी समाजियों के हाथों में सौंप दी। और अब भी देखिए कि बाबूजी की जो सेवा ससुरा करने लगे थे लोग, लेकिन प्रतीक्षा कुछ दिन किए, ठीक नहीं हुए, धीरे धीरे सब चले जाते हैं, दिनों दिन चले जाते हैं। लेकिन बाबूजी की नौटंकी पार्टी यहाँ टूट जाती है। लेकिन सिर्फ कोई एक रहता है तो नाचने वाली कहीं नहीं जाती, निरंतर उनकी सेवा करते। जो मशहूर नर्तकी जो थी वो सेवा करते रहती, वो कहीं नहीं जाती है। बाबूजी के सही होने का वो एहसास जाग गया था लेकिन मन में, लेकिन वो होता नहीं है। दलान में बाबूजी की सेवा करती, वो मशहूर नाचने वाली कहीं से भी मशहूर नहीं लगती, बिल्कुल साधारण औरत की तरह ही लग रही थी। और वो हमारे परिवार के किसी सदस्य से तो बोलती भी नहीं, किसी से नहीं बोलती, कुछ भी नहीं बोलती। यहाँ देखिए कि किस तरह से टोल पड़ोस के लोग भी एक दिन जो है अचानक जो है सुबह एकदम तड़के से ही रोने और सुबकने की आवाजें आने लगी। और किवाड़ खोलकर दलान पर आए तो लोग भी आसपास के आ गए थे, काफी संख्या थी। हमने देखा बाबूजी जो मर चुके थे, उनका लंबा तगड़ा शरीर एक चादर भी ढका हुआ था। और नाचने वाली जो है वह माथा झुका कर बैठी, फूट फूट कर रो रही थी। उनके सिरहाने शराब की 3 बोतलें रखी थी, तो बोतलों तो खाली थी लेकिन एक बोतल में आधी शराब बची थी। मैंने अनुमान लगाया मरने से पहले बाबूजी ने इस आधी शराब को पिया होगा। खैर, यहाँ कहते हैं अंतिम पैराग्राफ में लेखक कहते हैं जो भी हो अब हमारे बीच बाबूजी नहीं है। वे सही थे या गलत थे इसका अंदाज भी आप लगा ही लेंगे। मुझे तो आपसे अब सिर्फ यही कहना है कि बाबूजी की आधी बोतल शराब अब भी मेरे पास बची हुई है। इसे लेकर मैं सोच में पड़ गया हूं। कभी सोचता हूं कि घटाघट गले के अंदर इसे उड़ेल दूं, फिर सोचता हूं कि नहीं, इस बोतल को ले जाकर सीधे भैया के माथे पर पटक दूं। हालांकि अभी तक कुछ भी नहीं किया है मैंने, लेकिन कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही होगा। क्योंकि ये क्रोध, ये गुस्सा जिसको कहें कि हमारे समाज में जो लोक संस्कृति है, लोक कलाकारों को किस तरह से मारा गया, जबरन कहीं मारा गया, तो इसलिए इनका क्रोध जो मैं जो हमारी उनका छोटा पुत्र लेखक है, उनका क्रोध इसमें साफ झलकता है। एक वृद्ध जो होते हैं, वृद्ध विमर्श की ओर भी हम जा सकते हैं, लेकिन वहां नहीं, सिर्फ लोक कलाकारों की अपेक्षा की ओर ज्यादा जोर करते हैं। उसका उम्र हो गया था, वृद्ध विमर्श की बातें हम लोग इसमें जोड़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसकी बात मुख्य रूप से कलाकारों की करेंगे। यहाँ पात्र के दृष्टिकोण से देखें तो हमारे जो मुख्य पात्र है ललन सिंह, ये जो एक कलाकार हैं, लेकिन लोग उसे शराबी और बदमाश की तरह उसे अंदाजे से देखने का काम करते हैं। और उनको किस तरह से, आप देखिए इस कथा वस्तु में देखिएगा कि किस तरह से उनको मारते हैं और उनकी मौत हो जाती है। तो उनकी पत्नी कहीं न कहीं उनको, उनकी जो कला संस्कृति उनको अच्छा नहीं लगना, और जिसके कारण अपने मायके चले जाना, और उनके व्यक्तित्व पर, उनके पुत्रों पर किस तरह से अपने पिताजी के प्रति हीन दृष्टिकोण और एक दैस्य की भावना जो बैठाने का काम करती है, तो उनकी पत्नी करती है, और जिसके वजह से ललन सिंह की जो है यहाँ कह सकते मृत्यु होती है। और इसी तरह से ललन सिंह एक कलाकार हैं, एक श्रेष्ठ लोक कलाकार हैं। उनकी जीवन को आप देख सकते हैं, उनके संघर्ष को देख सकते हैं। बचपन से संघर्ष करता आया, एक अच्छी जो है नौटंकी वाला को जो एक पार्टी बनाने का काम करता है, वह थिएटर बन जाता, इस स्थिति में बढ़ रहा था।
लेकिन लोगों की सोच और नीची सोच के कारण वह समाप्त हो जाता है। संवाद योजना में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ बाबूजी और उनके पुत्रों के बीच जो संवाद है, क्रोध वाला जो संवाद है, या अब इसकी बात करते राम भजन सिंह के साथ जो संवाद है, इस संवाद योजना को आप यहाँ दिखा सकते हैं। देश काल की वातावरण की बात करें हमारा हम यदि, तो 1976 की बात, उस समय जो लिखा गया जो कहानी है, हमारे देश में आज लोक संस्कृति के नाम से कहे तो एकदम शून्य होता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को लोक संस्कृति पसंद नहीं आता है जिसको कह सकते हैं। आज बहुत सारे नृत्य जो है समाप्त हो गए, बहुत सारी लोक कलाएं समाप्त हो गई। सिर्फ आधुनिकता की ओर आप देख सकते हैं, आधुनिकीकरण आप किस तरह से बढ़ रहा है। ये सब जो है आधुनिकता का ही प्रभाव है, और आधुनिकता के प्रभाव के कारण ही ये तमाम चीजें समाप्त होते जा रहा है। और इसी की बात इस कहानी में की गई, किस तरह से यह समाप्त हो रहा है। ये उद्देश्य की यदि हम बात करें तो उद्देश्य में मैं इस तरह से कोई पॉइंट में इनकी मुख्य बातों को इंगित करना चाहता हूं। इसमें उद्देश्य यही है कि जो हमारे देश के लोक कलाकार जो है, लोक कलाकारों की किस तरह से अपेक्षा की जा रही है, उसे तुच्छ से माना जाता है, उसके है दृष्टिकोण से देखा जाता है। यहाँ अपने परिवार की भी उसे नहीं समझ पाते हैं कि वो एक सच्चा कलाकार होगा, और था, एक बड़ी कंपनी बन सकती थी, थिएटर बन सकता था, लेकिन उनको किस तरह से अपेक्षा की नजर से, अपेक्षित भावना से देखते हैं, और उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन असम्मान नहीं किया जाता है। ग्रामीण समाज में व्याप्त पाखंड कर सकते हैं। हमारे ग्रामीण समाज में, जहां ग्रामीण समाज में लोक संस्कृति, जो लोगों के कंठ में जो गीत हो, लोक नाट्य हो, लोक गाथा हो, ये तमाम चीजें कंठस्थ है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से जो चलती आ रही है, लेकिन आप कहें कि समाप्ति के कगार में है। ये कहीं न कहीं यही ग्रामीण समाज में जो ये पाखंडियों का जो आना, जिसको कह सकते हैं, ये पाखंड जिसको हम कहें, तो इसलिए ग्रामीण समाज में भी चीजें व्याप्त होती जा रही है, जिसके कारण ये सारी चीजें समाप्त हो रही है। और देखिए किस तरह से ललन सिंह को सभी परास्त करने के लिए ही आगे आते हैं, उस पर कहे कि सब एक जाल बिछाने की का काम करते हैं, मिलके कहे उनको कहीं न कहीं उनको समाप्त करने के लिए। तो ये चीजें आप ग्रामीण समाज में है, उसको देख सकते हैं। संवेदनहीनता की बात करें तो यहाँ पुत्र पत्नी, ग्रामीण परिवेश, एक ललन सिंह जो एक कलाकार है, उनके प्रति किस तरह से संवेदनहीनता से वो पेश आते हैं, वह किस तरह से कहें कि सारी सीमाएं पार करते हैं, घर से निकाल देते हैं, और उसको सिर्फ शराबी और एक प्रतिशोध की भावना से ही उसका जो कहीं कि उससे मारने के लिए उनका बड़ा बेटा जो गुंडों को पहले ही पैसा दे के रखती है। ये ग्रामीण जीवन की विडंबना है, ग्रामीण समाज की विडंबना है। सामंती व्यवस्था भी आप कह सकते हैं, किस तरह से राम भजन सिंह जो है, जो अपनी सामंती व्यवस्था कायम रखते हैं, किस तरह से जो है नर्तक जो है उनके साथ जो है असंवेदनहीनता से पेश आना, उनके साथ किस तरह से वैया दृष्टिकोण अपनाना, तो ये आप सामंती व्यवस्था देख सकते हैं। और ये सारी चीजें आधुनिकता का ही परिणाम है। आधुनिक परिवेश के कारण ही लोक संस्कृति को है दृष्टिकोण से देखा जाता है। एक वृद्ध विमर्श की बात हम कर सकते हैं, वृद्धों की समस्या को लेकर यहाँ बातें की गई है, क्योंकि कलाकार है वो कहीं न कहीं उनका उम्र तो आगे बढ़ ही गया था, क्योंकि उनके बेटा जो है आप कह सकते हैं कि विवाह कर लिए, तो उनकी बेटी की विवाह हो रही, तो वृद्ध विमर्श की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन मुख्यतः यह कला संस्कृति और कलाकारों की बात इसमें कही जाती है। तो भाषा शैली के दृष्टिकोण से देखें तो इसमें भाषा में ग्रामीण शब्दावली का परिवेश है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है इसमें, और सरल और सहज भाषाओं का प्रयोग किया गया, संयुक्त मिश्रित और सरल वाक्यों की संरचना की गई है इसमें। और इसमें शैली की बात करें तो शैली में एक तो पूर्व दीप्ति शैली का प्रयोग किया गया है, और एक आत्मकथात्मक शैली भी आप कह सकते, क्योंकि कवि कहानीकार जो मैं के दृष्टिकोण से, या मैं उनका छोटे पुत्र के रूप में आते हैं, तो वो अपनी जो है पिता की जो कथाएं हैं उसको पूर्वदीप्ति शैली से उसे प्रस्तुत करते हैं पहले, क्योंकि शुरू से ही कहते हैं उनकी मृत्यु की घटना से प्रारंभ करते हैं, और मैं के रूप में वहां भी उपस्थित होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पूर्व
जो है दीप्ति शैली का आप प्रयोग इसमें देख सकते हैं। विवरणात्मक शैली भी है, बाद में वो विवरण देते हुए चले जाते हैं। तो इस प्रकार से यह कहानी है, आप देख सकते हैं। कहीं किसी को दिक्कतें हो तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।